नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सब जो हमारी वीडियो को प्यार दे रहे हैं उसके लिए हम दिल से आपके आभारी हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। इससे आपकी और हमारी दोस्ती बढ़ जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते आज की कहानी को शुरू करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो आप हमें फेसबुक पे भेज सकते हैं। तो चलिए डरावना सफर शुरू करते हैं। रुद्रपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक विशाल पुराना सरकारी अस्पताल चारों ओर ऊंची झाड़ियों और सूखे पेड़ों से घिरा हुआ। अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगा बोर्ड जंग खा चुका था और उस पर लिखे अक्षर धुंधले पड़ गए थे। सालों पहले यहां मरीजों का इलाज होता था, लेकिन अब यह जगह एक खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। रुद्रपुर सिविल अस्पताल इस नाम से मशहूर यह अस्पताल कभी शहर का सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, लेकिन अचानक एक दिन बिना किसी ठोस वजह के अस्पताल को बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों के बीच इस जगह को लेकर कई तरह की अफवाहें थीं। कुछ लोगों का कहना था कि यहां मरीजों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। दूसरों का मानना था कि अस्पताल के तहखाने में कुछ तांत्रिक अनुष्ठान हुए थे, जिनकी वजह से वहां एक आत्मा का वास हो गया। पिछले 20 सालों से यह जगह वीरान पड़ी है। लोगों की जुबान पर यही बात थी, लेकिन अब सरकार ने इस अस्पताल को फिर से खोलने का फैसला किया था। डॉक्टर आरव को अस्पताल की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी। आरव एक होनहार और जुझारू डॉक्टर था जो अपने काम को लेकर पूरी तरह समर्पित था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस अस्पताल में वह कदम रखने जा रहा है वहां मौत का साया मंडरा रहा है। अस्पताल को फिर से शुरू करने से पहले आरव ने पुरानी फाइलों का अध्ययन शुरू किया। फाइलें धूल से सनी हुई थीं और कई कागज तो सड़ चुके थे, लेकिन जो जानकारी उसे मिली उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। 1985 में अस्पताल में भर्ती 13 मरीजों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। फाइल में दर्ज था कि ये मौतें दिल का दौरा पड़ने या सांस रुकने से हुई थीं, लेकिन मौत से पहले मरीजों ने अजीब सी बातों का जिक्र किया था। वो हर रात मेरे बिस्तर के पास आती है। उसकी आंखें लाल थीं, मुझे घसीट कर ले जाना चाहती थी। मैंने उसे देखा था वार्ड नंबर 7 में। वो अभी भी वहां है। इन बातों को डॉक्टरों ने उस समय मानसिक विकार समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन एक के बाद एक मौतों ने पूरे अस्पताल को हिलाकर रख दिया था और फिर अचानक अस्पताल को बंद करने का आदेश आ गया। फाइलों में एक और बात दर्ज थी, तहखाने में हुई अजीब घटनाएं। कई कर्मचारियों ने दावा किया था कि रात के समय तहखाने से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। वहां अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जिनकी आकृतियां किसी तांत्रिक अनुष्ठान का संकेत देती थीं। क्या यह सब सच था? डॉक्टर आरव के मन में सवाल उठने लगे, लेकिन वह एक वैज्ञानिक व्यक्ति था। उसने इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझा। मुझे अपना काम करना है, यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। यह सोचकर उसने पुरानी फाइलों को बंद कर दिया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि जिस रहस्य को वह अनदेखा कर रहा है वह अब फिर से जागने वाला था, और इस बार वह किसी को छोड़ने वाला नहीं था। अस्पताल का तहखाना सच में किस रहस्य को छुपाए हुए था? रुद्रपुर सिविल अस्पताल को फिर से शुरू करने का आदेश मिलते ही डॉक्टर आरव ने अपने सबसे विश्वसनीय साथियों को इस काम के लिए चुना। हमें अस्पताल को पूरी तरह तैयार करना है और मरीजों की भर्ती अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी, आरव ने अपनी टीम से कहा। उसकी टीम में 4 लोग थे। नर्स रीमा, जो आईसीयू की देखरेख में माहिर थी, डॉ निखिल, एक अनुभवी सर्जन, विपुल, टेक्नीशियन और मशीनरी का जानकार, और सुरेश, जो अस्पताल के प्रशासन का काम संभालता था। अस्पताल के दरवाजे खोलते ही एक अजीब सी ठंडक ने सभी को घेर लिया। यह ठंड तो बाहर से भी ज्यादा है, निखिल ने कांपते हुए कहा। इतने सालों से बंद पड़ा है इसलिए नमी है, आरव ने बात टालते हुए कहा, लेकिन सके मन में भी कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। अस्पताल की दीवारें बदरंग हो चुकी थीं, जगह जगह सीलन और फफूंद लग गई थी। वार्ड की खिड़कियां टूटी हुई थीं और फर्श पर बिखरा कचरा एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था।
रीमा ने जैसे ही वार्ड नंबर 7 के दरवाजे पर हाथ रखा, उसे हल्की सी झुरझुरी महसूस हुई। ये कौन सा वार्ड है? उसने धीमी आवाज में पूछा। वार्ड नंबर 7, सुरेश ने फाइलें पलटते हुए जवाब दिया। रीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। वार्ड नंबर 7? यह वही वार्ड था जिसके बारे में फाइलों में लिखा था। शाम होने तक सफाई और मरम्मत का काम चलता रहा। विपुल ने इलेक्ट्रिक सप्लाई बहाल कर दी और कुछ लाइटें चालू हो गईं। चलिए, आज के लिए इतना काफी है, आरव ने थकान से कहा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रीमा दवाइयों के स्टोर में कुछ सामान रखने गई थी। अंधेरा, इतना घना अंधेरा। स्टोर रूम में घुसते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर सामान रखने की कोशिश की, उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। कौन है वहां? रीमा ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन खर्र खर्र किसी के पैरों को घसीटने की आवाजें। रीमा ने मुड़कर देखा तो दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। कौन हो तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रीमा के हाथ पैर सुन्न हो गए। रीमा, रीमा। अचानक पीछे से डॉक्टर आरव की आवाज आई। जैसे ही रीमा ने पीछे मुड़कर देखा, परछाई गायब हो चुकी थी। क्या हुआ रीमा? आरव ने पूछा। रीमा की सांसें तेज हो रही थीं। मैंने वहां किसी को देखा। यहां कोई नहीं है। आरव ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद थकान की वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा। निखिल ने बात को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन रीमा की आंखों में जो डर था वह झूठ नहीं था। अगले दिन जब विपुल बिजली की लाइनों की मरम्मत कर रहा था, उसे तहखाने में कुछ तार बदलने के लिए नीचे जाना पड़ा। तहखाने में कुछ अजीब सा माहौल है, विपुल ने अंदर घुसते ही महसूस किया। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, वहां की दीवारों पर बने अजीब से चिन्ह दिखाई दिए। ये क्या है? विपुल ने दीवार को छुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी उंगलियों को जकड़ लिया हो। वह घबराकर पीछे हट गया। विपुल, तुम ठीक तो हो? आरव ने ऊपर से आवाज लगाई। हाँ, बस कुछ नहीं। लेकिन विपुल के चेहरे का डर कुछ और ही बयां कर रहा था। अब तक डॉक्टर आरव को भी महसूस होने लगा था कि इस अस्पताल में कुछ तो अजीब हो रहा है। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या सच में यहां कुछ अनहोनी होने वाली है? लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अस्पताल का मरम्मत कार्य लगभग पूरा हो चुका था। बिजली की सप्लाई सही हो गई थी, वार्ड्स की सफाई हो चुकी थी और सभी जरूरी उपकरण इंस्टॉल कर दिए गए थे। अब हमें मरीजों को भर्ती करने की अनुमति मिल गई है, डॉक्टर आरव ने टीम को सूचित किया। भी में एक अजीब सी राहत थी, लेकिन रीमा अब भी परेशान थी। सर, मुझे अब भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसने धीमी आवाज में कहा। रीमा, हम सब यहां प्रोफेशनल्स हैं, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, आरव ने उसे समझाया। रीमा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके भीतर छिपा डर अब भी जिंदा था। अस्पताल का पहला मरीज एक सड़क दुर्घटना में घायल युवक था, अर्जुन। डॉक्टर, उसे गहरी चोटें आई हैं, एम्बुलेंस से मरीज को लाते हुए निखिल ने कहा। अर्जुन को तुरंत वार्ड नंबर 7 में भर्ती किया गया। कितनी अजीब बात है कि पहला मरीज वार्ड नंबर 7 में ही जा रहा है, सुरेश ने बुदबुदाते हुए कहा। आरव ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अर्जुन को होश में लाना जरूरी है, निखिल ने अर्जुन की स्थिति को देखते हुए कहा। शाम तक अर्जुन की हालत स्थिर हो गई, लेकिन जैसे ही रात घिरने लगी, वार्ड नंबर 7 के आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बचाओ! रात के करीब 2 बजे अर्जुन की दर्द भरी चीखों ने पूरे अस्पताल को हिलाकर रख दिया। क्या हुआ? आरव, रीमा और निखिल भागते हुए वार्ड नंबर 7 में पहुंचे। अर्जुन का शरीर कांप रहा था। उसके चेहरे पर गहरी दहशत थी, जैसे उसने कुछ भयावह देख लिया हो। वो यहां थी, मुझे घसीट कर ले जा रही थी। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। कौन थी अर्जुन? तुम किसकी बात कर रहे हो? आरव ने उसे शांत करने की कोशिश की। लाल आंखें, साया, वार्ड में। अर्जुन की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अर्जुन को शांत करने के बाद सुरेश ने सुझाव दिया कि सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाए। हमें देखना चाहिए कि अर्जुन ने आखिर देखा क्या था, सुरेश ने कहा।
सीसीटीवी फुटेज देखने पर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या है? रात 2 बजे के करीब कैमरे में एक परछाई दिखाई दी जो वार्ड नंबर 7 के पास मंडरा रही थी। ये तो इंसानी आकृति लग रही है, निखिल ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन यहां उस समय कोई नहीं था। फुटेज में दिखा कि अर्जुन के बेड के पास एक साया झुका हुआ था और फिर अचानक वह गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? रीमा की आवाज में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन की हालत बिगड़ती जा रही थी। अगली सुबह अर्जुन की हालत और बिगड़ने लगी। उसकी सांसें धीमी हो रही हैं, रीमा ने कहा। आरव ने तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई और सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन अर्जुन की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। नहीं, अर्जुन उठो। लेकिन अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और कुछ ही पलों में वह दम तोड़ चुका था। नहीं, रीमा ने चीखते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? निखिल ने निराशा से कहा। अर्जुन तो ठीक हो रहा था, फिर अचानक। आरव ने अर्जुन की रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा। कोई मेडिकल कारण नहीं मिला। उसका दिल अचानक रुक गया। लेकिन आरव को यकीन था कि यह सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं था। हमें इस जगह की जांच करनी होगी, आरव ने गंभीरता से कहा। यहां कुछ ऐसा है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन अर्जुन ने उसे देखा था। वार्ड नंबर 7 में कुछ था जो अंधेरे में छुपा हुआ था और अब वह जाग चुका था। अर्जुन की मौत के बाद से अस्पताल का माहौल और भी भारी हो गया था। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन सबसे ज्यादा डरी हुई थी रीमा। आरव सर, मुझे लगता है हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए, रीमा ने कांपती आवाज में कहा। रीमा, मैं समझ सकता हूं कि तुम डरी हुई हो, लेकिन हमें इसका सच पता लगाना होगा, आरव ने उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन सर, जो अर्जुन के साथ हुआ वो किसी आम घटना की तरह नहीं था, आरव ने रीमा की आंखों में झांका। मैं वादा करता हूं, अगर कुछ भी संदिग्ध लगा तो हम सब यहां से चले जाएंगे, उसने रीमा को भरोसा दिलाया। रीमा ने मजबूरी में सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर अभी भी गहरा बैठा था। उस रात जब रीमा अपने क्वार्टर में सोने गई तो उसे गहरी नींद आ गई, लेकिन यह नींद किसी सामान्य सपने की तरह नहीं थी। रीमा, एक धीमी डरावनी आवाज ने उसे पुकारा। रीमा ने देखा कि वह अस्पताल के वार्ड नंबर 7 में खड़ी थी। मैं यहां कैसे आ गई? उसने खुद से बुदबुदाया। चारों ओर अंधेरा था। बिस्तरों पर सफेद चादरें थीं, लेकिन उनमें से कुछ चादरें खून से सनी हुई थीं। रीमा, आवाज और पास आ रही थी। कौन है वहां? रीमा ने मुड़कर देखा। सामने एक साया खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। तुम यहां नहीं होनी चाहिए, साया फुसफुसाया। कौन हो तुम? रीमा ने कांपते हुए पूछा। लेकिन तभी साया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसे खींचने लगा। छोड़ो मुझे, रीमा ने चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने मानो काम करना बंद कर दिया। हकीकत में भी साया। अचानक रीमा की आंखें खुल गईं। यह सपना था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके माथे पर पसीना था। इतना सजीव सपना। उसने खुद को सांत्वना दी, लेकिन तभी उसकी आंखें नीचे गईं और उसका हाथ लाल निशानों से भरा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? रीमा ने डरते हुए अपना हाथ देखा। ये वही निशान थे जहां साय ने उसे पकड़ा था। अगले दिन रीमा ने यह बात डॉक्टर आरव को बताई। सर, यह सिर्फ सपना नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या तुमने उस साय का चेहरा देखा? आरव ने गंभीरता से पूछा। नहीं, लेकिन उसकी आंखें, वो लाल आंखें। आरव और निखिल एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह मामला अब सिर्फ अंधविश्वास नहीं रह गया है, निखिल ने धीमी आवाज में कहा। उसी शाम विपुल ने बिजली की लाइनों को चेक करते हुए एक पुरानी सीढ़ी देखी जो तहखाने की ओर जाती थी। ये सीढ़ियां कहां जाती हैं? विपुल ने खुद से बुदबुदाया। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर नीचे झांका, वहां की दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। ये क्या है? विपुल को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पीछे से छुआ हो। कौन है वहां? लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगली रात
रीमा अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में अकेली बैठी थी। बस एक और फाइल, उसने खुद से कहा और रिकॉर्ड्स की फाइल में खो गई। लेकिन तभी खर्र खर्र, फर्श पर किसी के चलने की आवाज। रीमा ने सिर उठाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी रीमा, वही आवाज, वही डरावनी फुसफुसाहट। रीमा के हाथ से फाइल गिर गई। कौन है वहां? परछाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। रीमा ने देखा कि वही लाल आंखों वाली छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। बचाओ। रीमा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन छाया ने उसे जकड़ लिया। अब तुम यहां से नहीं जा सकती। रीमा चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। अगली सुबह सुरेश ने रीमा को रिकॉर्ड रूम में बेहोश पाया। रीमा उठो। लेकिन रीमा बेसुध थी। उसके हाथ पांव पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे जकड़कर खींचा हो। यह कैसे हो सकता है? आरव ने रीमा की हालत देखकर कहा। यह साया अब हमारी टीम को निशाना बना रहा है, निखिल ने गंभीर स्वर में कहा। अब खतरा और करीब आ चुका था। अस्पताल के अंधेरे में कोई शक्ति जाग चुकी थी। वह अब सिर्फ मरीजों को नहीं, बल्कि डॉक्टरों और नर्सों को भी अपनी चपेट में ले रही थी। रीमा के होश में आने के बाद डॉक्टर आरव और निखिल ने उसे पूरी देखभाल में रखा, लेकिन रीमा की हालत मानसिक रूप से कमजोर हो गई थी। सर, हमें सच में इस जगह से चले जाना चाहिए, रीमा ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। नहीं रीमा, अब पीछे हटने का समय नहीं है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर यहां हो क्या रहा है, आरव ने दृढ़ता से कहा। लेकिन सर, अगर हमने और देर की तो यह साया हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। रीमा की बात में सच्चाई थी, लेकिन आरव अब पीछे नहीं हटना चाहता था। अगले दिन आरव ने सुरेश को बुलाया। सुरेश, मुझे इस अस्पताल के पुराने स्टाफ और यहां के इतिहास की पूरी जानकारी चाहिए, आरव ने आदेश दिया। सुरेश ने कुछ घंटों में ही पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल डाले। सर, ये फाइल देखिए। आरव ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। 1995 में यहां एक बड़ा हादसा हुआ था। उस समय अस्पताल में एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किया गया था, सुरेश ने बताया। तांत्रिक अनुष्ठान अस्पताल में? निखिल ने हैरानी से पूछा। हां, इस अनुष्ठान को करने वाला कोई तांत्रिक रुद्राक्षनाथ था। कहा जाता है कि उसने किसी काली शक्ति को जागृत करने की कोशिश की थी। काली शक्ति? आरव के माथे पर शिकन थी। लेकिन अनुष्ठान के दौरान ही कुछ गलत हो गया और उस तांत्रिक की मौत हो गई, सुरेश ने आगे बताया। क्या अनुष्ठान पूरा हो पाया था? नहीं सर, अनुष्ठान अधूरा रह गया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस अधूरे अनुष्ठान की वजह से एक भूतिया शक्ति इस जगह में कैद हो गई। और उस समय के डॉक्टर और स्टाफ? आरव ने पूछा। यही तो रहस्य है सर, सुरेश ने फाइल पलटते हुए कहा। 1995 में इस हादसे के बाद अस्पताल के सीनियर डॉक्टर डॉ महेश्वरन और उनकी पूरी टीम अचानक गायब हो गई। कोई भी नहीं जान पाया कि वो लोग कहां गए। गायब हो गए? हां, और उसके बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया। सुरेश ने फाइल में से एक पुरानी डायरी निकाली। ये क्या है? ये डॉक्टर महेश्वरन की डायरी है। आरव ने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। 21 अक्टूबर 1995, आज रुद्राक्षनाथ ने हमें बताया कि तांत्रिक अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर घबराया हुआ हूं। यहां कुछ तो गड़बड़ है। 22 अक्टूबर 1995 रात में मुझे वार्ड नंबर 7 से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। जब मैंने जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। 23 अक्टूबर 1995 रुद्राक्षनाथ ने बताया कि अनुष्ठान के दौरान किसी आत्मा को मुक्त किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रक्रिया अधूरी रही तो वह आत्मा इस जगह को अपना घर बना लेगी। 24 अक्टूबर 1995 आज अनुष्ठान का अंतिम दिन है। मैं डरा हुआ हूं, कुछ बुरा होने वाला है। 25 अक्टूबर 1995 अनुष्ठान अधूरा रह गया और अब हम सब खतरे में हैं। डायरी के अंतिम पृष्ठ पर एक लाल स्याही से लिखा हुआ था, जो भी इस जगह को फिर से खोलने की कोशिश करेगा उसकी मौत निश्चित है। आरव के हाथ कांपने लगे। यह सब सच है।
रीमा, जो अब तक चुप बैठी थी, अचानक बोली, सर, मैंने उस साए को देखा है और वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। क्या तुमने कुछ और महसूस किया? हां, वो साया बार बार वार्ड नंबर 7 में ही दिखाई देता है और मैंने सुना है कि वहां कोई तांत्रिक मंत्र बुदबुदाता रहता है। अब आरव को यकीन हो गया था कि सारी घटनाओं का केंद्र वार्ड नंबर 7 ही है। हमें वार्ड नंबर 7 की तह तक जाना होगा, आरव ने गंभीर आवाज में कहा। लेकिन सर, अगर वो साया जाग गया तो? निखिल ने डरते हुए पूछा। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, आरव ने ठान लिया। अस्पताल के गहरे अंधेरे में कुछ भयावह ताकतें जाग चुकी थीं और अब उनका मकसद सिर्फ मौत लाना था। अर्जुन की रहस्यमय मौत, रीमा पर हमले और पुराने स्टाफ के गायब होने की घटनाओं ने साफ कर दिया था कि अस्पताल के अंधेरे में कुछ भयानक ताकतें जाग चुकी थीं। अब सारा ध्यान वार्ड नंबर 7 की ओर था। हमें आज ही वार्ड नंबर 7 की जांच करनी होगी, आरव ने गंभीर आवाज में कहा। लेकिन सर, रात में वहां जाना खतरनाक होगा, निखिल ने हिचकिचाते हुए कहा। अगर हमने और देर की तो यह साया हम सबको खत्म कर देगा, आरव ने सख्ती से कहा। रीमा, सुरेश और निखिल ने एक दूसरे को देखा। उन्हें एहसास हो गया था कि अब इस रहस्य को सुलझाना ही होगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। रात के 12 बजे थे। अस्पताल के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। तैयार हो? आरव ने धीरे से पूछा। सभी ने सिर हिला दिया। चलो, अब वार्ड नंबर 7 की ओर चलते हैं। जैसे ही टीम वार्ड नंबर 7 के पास पहुंची, एक अजीब ठंडक ने उन्हें घेर लिया। यह ठंड कैसी? सुरेश ने धीरे से कहा। यह सिर्फ ठंड नहीं है, यह किसी आत्मा की उपस्थिति का संकेत है, रीमा ने धीमी आवाज में कहा। आरव ने दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी अंदर फैला दी। यहां तो कुछ नहीं है, निखिल ने कहा। लेकिन तभी खर खर फर्श पर किसी के पैरों की आवाज गूंजने लगी। कौन है वहां? रीमा ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। अचानक बंद हो गया दरवाजा। जैसे ही आरव ने आगे बढ़कर कमरे की जांच करनी चाही, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अरे, ये क्या हुआ? निखिल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा भीतर से बंद हो गया था। हम फंस गए हैं। रीमा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। टॉर्च की रोशनी में फर्श पर बनी तांत्रिक आकृतियां अब साफ दिखाई दे रही थीं। ये तांत्रिक चिन्ह, सुरेश ने धीरे से कहा। ये तो वही चिन्ह हैं जो हमने तहखाने में देखे थे। क्या ये हमें तहखाने की ओर इशारा कर रहे हैं? रीमा ने कांपते हुए कहा। हो सकता है, लेकिन तहखाने में जाना खतरनाक होगा, निखिल ने कहा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, आरव ने दृढ़ता से कहा। टॉर्च की रोशनी में अचानक फर्श पर एक आकृति उभर आई। ये क्या है? सुरेश ने जमीन पर हाथ फेरा और पाया कि वहां एक छुपा हुआ दरवाजा था। यह दरवाजा कहां जाता होगा? निखिल ने डरते हुए पूछा। हो सकता है यह तहखाने का दूसरा रास्ता हो, आरव ने अनुमान लगाया। अब हमें इसे खोलना ही होगा, आरव ने फुसफुसाया। दरवाजा खुलते ही अंधकार का जाल, जैसे ही सुरेश ने दरवाजा खोला, एक भयानक ठंडी हवा ने सबको झकझोर कर रख दिया। यहां नीचे कुछ बहुत ही गलत है, रीमा की आवाज कांप रही थी। सीढ़ियां नीचे किसी अंधेरे गड्ढे में जा रही थीं। अब पीछे हटने का समय नहीं है, आरव ने साहस जुटाकर कहा। सीढ़ियां खत्म होते ही सबने खुद को एक तंग और घुटन भरी जगह में पाया। यह जगह तो तांत्रिक अनुष्ठान का स्थान है, सुरेश ने दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्हों को देखकर कहा। यह जगह रुद्राक्षनाथ ने यहीं पर अनुष्ठान किया होगा, आरव ने अंदाजा लगाया। दीवारों पर खून से बने चिन्ह अब भी ताजा लग रहे थे। फिर वही आवाज, कौन है वहां? निखिल ने डरते हुए पूछा। लेकिन इस बार जवाब में एक डरावनी फुसफुसाहट आई। अब तुम बच नहीं सकते। सबने मुड़कर देखा तो सामने वहीं लाल आंखों वाला साया खड़ा था। वो यहां है, रीमा की आवाज कांपने लगी। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। आरव की नजर अचानक एक पुरानी तांत्रिक पुस्तक पर पड़ी। यह क्या है? ये अनुष्ठान की पुस्तक है, सुरेश ने कहा। रुकिए, इसमें कुछ लिखा है। अगर अनुष्ठान अधूरा रह गया हो तो आत्मा को वापस बांधने का एक ही तरीका है। अमावस्या की रात रक्त से तांत्रिक मंत्र को पूर्ण करना होगा।
आज तो अमावस्या की रात है, निखिल ने घबराते हुए कहा। हमें इसे अभी पूरा करना होगा। आरव ने तेजी से किताब उठाई। साया अब बिल्कुल करीब आ चुका था। अब तुम सब मरोगे। साया ने हाथ उठाया और अचानक हवा में एक भारी बल का अनुभव हुआ। आह! सुरेश हवा में उठ गया और दीवार से जा टकराया। हमें जल्दी करनी होगी। आरव ने रीमा और निखिल को किताब पकड़ाई। रीमा, मंत्र पढ़ो। रीमा ने कांपते हुए किताब खोल ली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM नमः, काल भैरवाय नमः। मंत्र के पढ़ते ही तहखाने में तेज हवा चलने लगी। साया अब पूरी ताकत से चीखने लगा। नहीं, तुम ये अनुष्ठान पूरा नहीं कर सकते। लेकिन रीमा ने मंत्र जारी रखा। AUM नमः, महाकालाय नमः। साया अब चीखते हुए दर्द में तड़पने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक भयंकर चीख के साथ साया हवा में विलीन हो गया। यह खत्म हो गया? रीमा ने कांपती आवाज में पूछा। हां, शायद अब यह आत्मा दोबारा जाग नहीं पाएगी। आरव ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या सच में खतरा खत्म हुआ? तहखाने की हवा अब भी भारी थी। हमें अब इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, निखिल ने कहा। हां, यह जगह अब दोबारा किसी के लिए नहीं खुलनी चाहिए, आरव ने सहमति जताई। लेकिन जब वे तहखाने से बाहर निकले तो एक अजीब सी आवाज फिर से हवा में गूंजी। यह अब भी खत्म नहीं हुआ। अस्पताल के सन्नाटे में कहीं ना कहीं मौत की छाया अब भी छुपी हुई थी, क्योंकि साया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वार्ड नंबर 7 और तहखाने में हुए भयावह घटनाक्रम के बाद आरव, रीमा, निखिल और सुरेश को लगा कि साया हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब यह जगह फिर से किसी के लिए खतरा नहीं बनेगी, आरव ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन तहखाने से बाहर निकलते ही खर्र खर्र, वही पैरों की डरावनी आवाज फिर गूंज उठी। नहीं, यह कैसे हो सकता है? निखिल का चेहरा सफेद पड़ गया। तहखाने से एक धुंधली रोशनी निकल रही थी, जो जमीन को चीरते हुए हवा में फैल रही थी। यह क्या है? रीमा ने कांपते हुए पूछा। यह रोशनी उस आत्मा की ऊर्जा हो सकती है, आरव ने अनुमान लगाया। क्या यह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई? शायद, सुरेश ने धीमी आवाज में कहा। अस्पताल के बाहर आने के बाद सभी स्टाफ को घर भेज दिया गया, लेकिन आरव का मन अब भी अशांत था। कुछ न कुछ अब भी बाकी है। उसी रात आरव ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स फिर से खंगालने शुरू कर दिए। 1995 की घटना। आरव ने पुरानी फाइलों में कुछ और पन्ने पलटे। तभी उसकी नजर एक गुप्त फाइल पर पड़ी। यह फाइल तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अनुष्ठान का दूसरा हिस्सा। फाइल में लिखा था, तांत्रिक रुद्राक्षनाथ ने आत्मा को बंधन में रखने के लिए जो अनुष्ठान किया था, वह 2 भागों में विभाजित था। पहला भाग आत्मा को नियंत्रित करने के लिए था, लेकिन दूसरा भाग आत्मा को पूरी तरह मुक्त करने या नष्ट करने के लिए था। दूसरा भाग अधूरा रह गया। मतलब आत्मा का बंधन अधूरा रह गया है, आरव ने बुदबुदाते हुए कहा। अगर दूसरा भाग पूरा नहीं किया गया तो आत्मा फिर से जाग सकती है। आरव के हाथ से फाइल लगभग छूटने लगी। हमें दूसरा अनुष्ठान करना होगा। लेकिन सर, यह अनुष्ठान कौन करेगा? निखिल ने चिंतित स्वर में पूछा। अनुष्ठान को करने वाला व्यक्ति बेहद शक्तिशाली होना चाहिए, और अगर अनुष्ठान में कोई गलती हुई तो फिर हम सब मारे जाएंगे। सुरेश ने ठंडी सांस भरी। आरव ने फाइल के आखिरी पन्ने को गौर से देखा। अगर अनुष्ठान अधूरा रह जाए तो इसे पूरा करने के लिए केवल पंडित त्रिलोकनाथ ही मार्गदर्शन कर सकते हैं। पंडित त्रिलोकनाथ? कहां मिलेंगे ये? इनका पता यहां लिखा है, पुष्कर के पुराने शिव मंदिर के पास। हमें तुरंत वहां जाना होगा, आरव ने तय कर लिया। अगली सुबह आरव, निखिल और रीमा पुष्कर पहुंच गए। पुराना शिव मंदिर खंडहर में बदल चुका था। क्या यह जगह सही है? निखिल ने असमंजस में पूछा। हां, यही वो जगह है, आरव ने फाइल से पता मिलाते हुए कहा। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। आप पंडित त्रिलोकनाथ हैं? साधु ने धीरे से आंखें खोली। तुम यहां क्यों आए हो? आरव ने सारा किस्सा सुनाया। त्रिलोकनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें नहीं पता कि जिस आत्मा से तुमने दुश्मनी मोल ली है वो कितनी शक्तिशाली है। लेकिन अगर दूसरा अनुष्ठान नहीं किया गया तो यह आत्मा फिर से जाग जाएगी, आरव ने आग्रह किया।
दूसरा अनुष्ठान करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए तुम्हें आत्मा के स्रोत तक जाना होगा, और वो स्रोत वहीं छुपा है जहां तुम्हारी मौत निश्चित है। त्रिलोकनाथ ने धीरे से कहा, आत्मा का स्रोत मौत का कुआं है जो अस्पताल के तहखाने में छिपा है। मौत का कुआं? हां, वो कुआं जहां रुद्राक्षनाथ ने आत्मा को कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रहने से आत्मा कुएं में बंधी नहीं रह पाई। तो हमें वापस वहीं जाना होगा। हां, लेकिन इस बार तुम्हें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। त्रिलोकनाथ ने अनुष्ठान की पूरी विधि समझाई। अनुष्ठान करते समय अगर एक भी मंत्र गलत बोला गया तो आत्मा पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और फिर मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। त्रिलोकनाथ की आवाज में गंभीरता थी। आरव, निखिल, रीमा और सुरेश अब पूरी तरह तैयार थे। अब हमें मौत के कुएं तक जाना होगा। यह हमारी आखिरी लड़ाई होगी। तहखाने के अंधेरे में छुपा मौत का कुआं अब उनकी अंतिम परीक्षा लेने वाला था। त्रिलोकनाथ की चेतावनी और अनुष्ठान की कठिन शर्तों के बावजूद आरव, रीमा, निखिल और सुरेश ने मौत के कुएं में उतरने का फैसला कर लिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, आरव ने दृढ़ता से कहा। हमें इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। रीमा की आवाज में भी अब डर की जगह साहस झलक रहा था। रात के 11 बज चुके थे। अस्पताल की सारी बत्तियां बंद कर दी गईं। सिर्फ चारों के हाथों में टॉर्च की हल्की रोशनी थी, जो अस्पताल की दीवारों से टकराकर एक भयानक सन्नाटा फैला रही थी। अब सीधा तहखाने में, आरव ने इशारा किया। सीढ़ियां उतरते ही ठंडी हवा का झोंका पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा गया। यहीं से वो भयानक घटनाएं शुरू हुई थीं। निखिल ने कांपती आवाज में कहा, अब हमें सावधान रहना होगा। सुरेश ने फुसफुसाते हुए कहा, तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा कुआं था, लेकिन यह कोई साधारण कुआं नहीं था। ये कुआं तो कुएं के चारों ओर तांत्रिक चिन्हों का घेरा बना हुआ था। रुद्राक्षनाथ ने आत्मा को इस कुएं में कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। आरव ने आगे कहा। जैसे ही चारों कुएं के करीब पहुंचे, अचानक अंदर से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। खर खर। कौन है वहां? रीमा ने कांपते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक भयानक हंसी गूंजी। हां, तुम सब अब मेरे पास हो। नहीं, यह संभव नहीं है। निखिल की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। हमने इसे तो खत्म कर दिया था। नहीं, यह खत्म नहीं हुआ। यह कुआं इसकी असली ताकत का स्रोत है, आरव ने धीरे से कहा। अब समय आ गया है। रीमा ने त्रिलोकनाथ द्वारा दी गई अनुष्ठान की सामग्री निकाली। तुम्हें इस बार मंत्रों का उच्चारण पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से करना होगा, त्रिलोकनाथ ने चेताया था। अगर मंत्र टूटा तो आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली होकर हम सबको खत्म कर देगी। AUM नमः काल भैरवाय नमः। रीमा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। टॉर्च की रोशनी में कुएं से निकलता काला धुआं अब और गहरा होता जा रहा था। ओम एम नमः महाकालाय नमः। मंत्रों के प्रभाव से कुएं के अंदर की भयानक शक्ति अब जाग रही थी। कौन मुझे बांधने की कोशिश कर रहा है? कुएं के अंदर से एक भयंकर चीख गूंजी, और तभी वो यहां आ रहा है, निखिल ने कांपते हुए कहा। कुएं से काला धुआं निकलने लगा और कुछ ही पल में उस धुएं से एक भयानक साया प्रकट हुआ। हाँ, मैंने कहा था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। साया की लाल आंखें अब जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। रीमा मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन साया ने अब उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। अगर रीमा को कुछ हो गया तो अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा, आरव ने जोर से चिल्लाया। सुरेश, उसे बचाओ। साया ने हवा में हाथ उठाया और एक भारी झोंका रीमा की ओर फेंका। आ! रीमा हवा में उठ गई और दीवार से जा टकराई। नहीं, रीमा! आरव और निखिल भागकर उसके पास पहुंचे। अब मंत्र अधूरा नहीं रह सकता। आरव ने किताब उठाई और खुद मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM नमः चंडिकायै नमः। मंत्र के प्रभाव से साया अब तड़पने लगा। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। AUM नमः मृत्युंजयाय नमः। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, कुएं के अंदर से तेज प्रकाश निकला और साया दर्दनाक चीख के साथ
उसी प्रकाश में समा गया। नहीं, नहीं! साया की आवाज अब कुएं में हमेशा के लिए खामोश हो गई। चारों ने देखा कि कुएं के ऊपर का काला धुआं अब पूरी तरह गायब हो चुका था। ये खत्म हो गया? निखिल ने कांपते हुए पूछा। हां, अब ये आत्मा दोबारा लौटकर नहीं आएगी, आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तहखाने का अंधेरा अब भी कुछ छुपा रहा था। क्या हमने सच में इसे खत्म कर दिया? रीमा ने धीरे से पूछा। लेकिन तभी किसी ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ। मौत का कुआं अब शांत था। आखिरकार ये सब खत्म हो गया, रीमा ने थकी हुई आवाज में कहा। आरव, निखिल और सुरेश ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में राहत के साथ साथ थकान झलक रही थी। अब कोई और अनहोनी नहीं होगी, सुरेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन तभी खर खर वही भयानक आवाज फिर से गूंज उठी। ये आवाज तो... निखिल का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये संभव नहीं है, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। कुएं से निकलने वाला धुआं पूरी तरह साफ हो चुका था, लेकिन वहां एक काली परछाई अभी भी मौजूद थी। ये क्या है? रीमा ने कांपते हुए पूछा। ये वो साया नहीं है, ये कुछ और है। आरव ने ध्यान से देखा। परछाई से धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। तुमने मेरी आत्मा को तो मुक्त कर दिया, लेकिन तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चला। सच्चाई? कैसी सच्चाई? डॉक्टर मेहता, परछाई ने धीरे से कहा। क्या डॉक्टर मेहता? निखिल की आंखें चौड़ी हो गईं। हां, वही जिसने इस आत्मा को बंधन में डालने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने अनुष्ठान को अधूरा छोड़ दिया। क्यों? डॉक्टर मेहता सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसने आत्मा को बांधने के लिए जो अनुष्ठान किया वो अधूरा इसलिए रह गया क्योंकि उसने आत्मा से अपना फायदा उठाना चाहा। उसने आत्मा को बंदी बनाया, लेकिन आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाई। यही वजह थी कि ये आत्मा बार बार लौट रही थी। मतलब असली खतरा अभी भी बाकी है? रीमा की आवाज डर से कांपने लगी। हां, और जब तक डॉक्टर मेहता का आत्मिक बंधन तोड़ा नहीं जाता, ये आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं होगी। अब हमें क्या करना होगा? आरव ने सवाल किया। तुम्हें अब एक अंतिम अनुष्ठान करना होगा, इस बार आत्मा को पूरी तरह मुक्त करने के लिए, परछाई ने धीरे से कहा। अगली रात तहखाने में फिर से अनुष्ठान की तैयारी शुरू हुई। आरव ने त्रिलोकनाथ से सीखी अंतिम विधि के अनुसार सामग्री रखी। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, निखिल ने गंभीर स्वर में कहा। AUM ह्रीं क्लीं नमः। मंत्र का उच्चारण शुरू होते ही कुएं के अंदर भयानक उथल पुथल मच गई। नहीं, साया की चीखें अब पूरे तहखाने में गूंजने लगीं। तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन इस बार AUM नमः शिवाय, आत्मा को मुक्त करो। मंत्र के अंतिम उच्चारण के साथ ही साया की चीखें अब मृत्यु के सन्नाटे में बदल चुकी थीं। आखिरकार आत्मा मुक्त हो गई। कुएं से एक चमकदार रोशनी निकली और पूरे तहखाने में फैल गई। अब ये आत्मा मुक्त हो गई। आरव ने राहत की सांस ली। हमने आखिरकार इसे खत्म कर दिया। रीमा की आंखों में खुशी थी। अगले दिन अस्पताल में अब कोई रहस्यमयी घटना नहीं हो रही थी। वार्ड नंबर 7 अब सिर्फ एक सामान्य वार्ड बन चुका था। अब यह जगह सुरक्षित है, सुरेश ने कहा। अस्पताल के मेन गेट के पास हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। क्या तुम सच में मानते हो कि यह खत्म हो गया? हाँ। और एक ठंडी हवा पूरे अस्पताल में दौड़ गई। क्या यह सच में अंत था, या कोई और भयानक रहस्य अब भी छुपा था?